Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Voice IS. I hope everyone is doing well. So, today is 28th February 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel EduVoice IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is 4 IAF pilots named as a possible गगनयान क्रू. अब देखिए ये आर्टिकल फ्रंट पेज पर है, उसके बाद हम एडिटोरियल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं. सो हियर यू विल फाइंड द सेम आर्टिकल बर्डन ऑफ पावर एंड नाउ इन द नेक्स्ट पेज पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सेम आर्टिकल आ जाता है. इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035 सेज मोदी. तो ये तीनों आर्टिकल्स को हम यहाँ कंबाइन करके पढ़ेंगे. ओके, तो अभी हम पहले फर्स्ट आर्टिकल में क्या कंटेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं. सो 4 IAF पायलट्स नेम्ड एज अ पॉसिबल गगनयान क्रू. आप सभी को गगनयान मिशन के बारे में यहाँ पर पता ही होगा. ओके, सो इसी के चलते भी यहाँ पर जो 4 IAF हमारे जो इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स हैं उनका नाम यहाँ पर सामने आया है कि मे बी पॉसिबली दे विल बी डेजिग्नेटेड एज दे विल बी पॉसिबल हो सकता है कि वो गगनयान के एक मेंबर्स हो सकते हैं. सो यहाँ पर 4 नाम अनाउंस हुए हैं. द नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, कैप्टन अंगद Pratap and Wing Commander Shubhanshu Shukla were revealed for the first time in the presence of Prime Minister Narendra Modi during his visit to Vikram Sarabhai Space Center. तो अभी यहाँ पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को विजिट करने के लिए गए थे तब वहाँ पर इनका नाम अनाउंस किया है कि पॉसिबली इनका यहाँ पर क्या होगा, गगनयान मिशन में एक तरीके से क्रू मेंबर्स होंगे. अब हम बात कर दिए जाए यहाँ पर जो भी फाइनल क्रू सेलेक्ट किए जाएंगे इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी इसरो में है, मतलब कि इसरो के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, इस्टेब्लिश की जा रही है इन बेंगलुरु. इसमें मेनली इनिशियली पहले ये रशिया में हो रहा था. तो शॉर्ट लिस्टेड थ्रू आ रिग्रेस सेलेक्शन प्रोसेस. यहाँ पर एक बहुत ही आप कह सकते हैं रिग्रेस सेलेक्शन प्रोसेस हुई है. उसके बाद यहाँ पर इन सभी को क्या किया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है. ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम यहाँ पर मूव करेंगे तो इसमें भी बस सेम बातें की जा रही हैं अभी तो कि गगनयान क्या हो सकता है कि गगनयान कैन नॉट बी ऑल टुगेदर पॉलिटिकल मोटिवेशन ईदर. गगनयान हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है. ये क्या कर रहा है, इंडिया की जो पावर है उसको प्रेजेंट कर रहा है. सो सर्च फॉर सुपर पावर स्टेटस शुड नॉट ड्राइव इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो हमें यहाँ पर सुपर पावर की तरफ नहीं, हमारा जो इंडिया का हमारा मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर करना है. ओके, सो मेनली इस पर फोकस किया जा रहा है कि हमें पूरा जो स्पेस है उस पर फोकस करना है. इसी के चलते हम बात करते हैं एक टाइम था जब इंडिया से हम बात करते हैं कि इंडिया से हमने क्या किया था, आपका कोई एक पर्सन स्पेस पर गया था. लेकिन आज हमारे पास क्या है, हमारा खुद का रॉकेट है, हमारे खुद की मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें हैं और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो इट वुड बी नाइस टू बिलीव एन अंडरटेकिंग ऑफ दिस स्केल कैन बी completely फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर बट गगनयान कैन नॉट बी ऑल टुगेदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ईदर. तो यहाँ पर गगनयान कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है. अमंग अदर थिंग्स द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिक्वायर्स इसरो टू कैरी आउट applied research and development of newer systems so as to maintain India's edge in ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. तो यहाँ पर एक आ जा रहा है कि आप सभी को इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में पता होगा. इसमें मेनली क्या है कि इसरो को ये रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करे, अपना रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पर अप्लाई करें और जो हमारा स्पेस सेक्टर है ना, स्पेस को उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहें जिससे कि हम क्या कर सके, जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उस एज को हम यहाँ पर पीछे ना छोड़ें. सो इसरो हैज़ ऑल्सो फ्लोन अ बेबी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड कमर्शियल मिशन विथ sufficient support from the center to render them immune to political accountability and Gaganyaan has been no different. तो यहाँ पर देखिए इसरो यहाँ पर प्रॉपर अपनी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और कमर्शियल मिशंस का यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट हमें चाहिए सेंटर का भी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की हमें यहाँ पर क्या है, ज़रूरत है. उसके बाद इसी में हम बात करते हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बेंगलुरु के विजिट में यहाँ पर गए थे तब उन्होंने क्या अनाउंस किया कि 2035 तक इंडिया का क्या होगा, खुद का स्पेस स्टेशन होगा.
Okay, so PM Louds, the ISRO scientist, speaks about future mission to the moon and Venus. He says the 4 astronauts named for the Gaganyaan mission would carry aspiration of 140 crore people to space. तो यहाँ पर जो हमने ये 4 नाम अभी अनाउंस किए हैं गगनयान मिशन के लिए, तो ये क्या बन सकते हैं, 140 करोड़ जो हमारी 140 करोड़ की जनता है उनके लिए क्या बन सकता है, एक एस्पिरेशन बन सकता है. ओके, सो इसमें इसके साथ साथ ये भी कहा है कि आफ्टर द नेम्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट फॉर द गगनयान मिशन were announced here Tuesday, Prime Minister Narendra Modi said India will have its own space station by 2035. तो उसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया है कि हम 2035 तक हमारा क्या होगा, खुद का स्पेस स्टेशन होगा. सो एड्रेसिंग साइंटिस्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, The ISRO also have Venus on its radar, he added. हमने ये भी कहा कि हम वीनस तक भी जाएंगे, मून तक हम फिर से जाएंगे, और वहाँ के जो हम बात करते हैं अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं. सो एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल लैंड ऑन मून यूजिंग एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट ड्यूरिंग अमृतकाल. तो अमृतकाल की अगर हम बात करें, अमृतकाल मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट गेन हुए कितने साल हो जाएंगे आपके, 100 ईयर्स हो जाएंगे. तो उस ईयर्स को हम, ये आपका जो अभी चल रहा है इसको हम अमृतकाल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अमृतकाल आने से पहले ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो स्पेस क्राफ्ट है, हमारा खुद का स्पेस क्राफ्ट हम यूज़ करेंगे, और एक बार फिर से हम जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून पर उनकी लैंडिंग करवाएंगे. सो द 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड ऑफ द गगनयान प्रोग्राम हुज नेम वर रिवील्ड ऑन ट्यूजडे वर नॉट merely 4 नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर 4 शक्तियान. तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम यहाँ पर रिवील किए गए हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, एक पर्सन नहीं है, वो क्या है, शक्तियान है. पावर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसकी पावर को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका ये एस्पिरेशन है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गगनयान मिशन. व्हाट इज दिस गगनयान मिशन वी आर टॉकिंग अबाउट? So Gaganyaan mission is India's ongoing project to send 3D manned mission to the low Earth orbit of 400 किलोमीटर with a crew of 3 members और bring them safely back to Earth. तो ये हमारा मिशन है. तो अर्थ का जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को, है ह्यूमन को यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, और सेफली हम चाहते हैं कि वो अर्थ पर यहाँ पर लैंड भी कर जाए. तो ये हमारा भी गगनयान मिशन है कि So the first named space flight is expected to take place in 2024. तो 24 में अभी आपको सभी को पता है आपका 24 आ चुका है, और ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट होगी 24 में होगी. So the success of the Gaganyaan mission will put India in the elite group of nation. अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहता है, गगनयान मिशन हमारा सक्सेसफुल रहता है, so we will be put in a elite group of nations like US, रशिया, चाइना, और उसके बाद किसका नाम आ जाएगा आपका, इंडिया का. Having human space फ्लाइट कैपेबिलिटी, की हमारे पास क्या है, एक कैपेबिलिटी है कि हम भी क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को स्पेस में यहाँ पर पहुंचा सकते हैं. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गगनयान मिशन का, मेनली अगर हम बात करें, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव की तो हमने बात कर ली. नाउ द सेकंड वन इज द गगनयान मिशन इज एन एम्बिशियस एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑफ इसरो इन कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज सच एज वेरियस रिसर्च लैब, इंडियन एकेडमिया, इंडस्ट्रीज एंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. सो टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को अंडरटेक कर रहे हैं. इट्स अ इमीडिएट एम टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजीनियस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज हैं उसे डेमोन्स्ट्रेट करने की बात की जा रही है. इस साथ साथ सेकेंड इसमें क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन. So in the long run, it will lay the foundation for sustained Indian human space exploration program. So long run में क्या करेगा, एक फाउंडेशन हमारे रखा गया जिसमें हम इंडियन ह्यूमन स्पेस को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें. इसमें हम मेनली देखेंगे, ये हमारा गगनयान मिशन है, आप सभी यहाँ पर. इसमें ये क्या आपका क्रू मॉडल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हमारे रहेंगे, और दिस इज सर्विस मॉडल. सो डज ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग, ये जो ऑर्बिट की सर्विसिंग ये सर्विसिंग करेगा, और ये वाला जो आपका पार्ट है इसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे. ओके, सो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल का भी GSLV का यहाँ पे बात की जा रही है कि मे बी GSLV के द्वारा इसको भी क्या किया जाएगा, आपका इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द ग्लोबल ऑर्डर आर फ्राइंग अराउंड मैनी एजेस. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लोबल ऑर्डर की. सब इस आर्टिकल में मेनली किसके बारे में डिस्कस किया गया है, यूएन के बारे में डिस्कस किया गया. यूएन को कब यहाँ पर बनाया गया था, आप सभी को पता होगा. एट द स्टेक इज द पोस्ट वर्ल्ड वॉर हुज ऑर्डर फाउंडेशन वर बिल्ड इवन एज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिस्क्ड.
देखिए आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है हो गया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, वर्ल्ड में पीस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। इसी के चलते यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह हमने क्या किया, इसको एस्टैब्लिश किया। सो यूएन इटसेल्फ अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फंड्स एंड प्रोग्राम, द मेन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन जनवरी 1942। तो जनवरी 1942 में आपका यूएन आता है। इसमें 26 आपके अलाइड नेशंस होते हैं जिन्होंने क्या किया था, डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इंडोर्स द अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941। तो यहाँ पर हमारा अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 होता है और डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन होता है, जिसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। पहले हम बात करते हैं इसमें मेनली क्या था, स्टार्टिंग में एनश्राइंस किए गए थे कुछ वॉर एम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूके। तो यहाँ पे जो यूके है, यूएस, पहले इनकी ज़्यादा यहाँ पर चलती थी, आप सभी को यहाँ पर पता होगा, इनकी हेजमनी यहाँ पर ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहते थे, एक ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन को बिल्ड करना चाहते थे जिससे कि जो राइवलरी पावर्स हैं, है ना, थ्री क्वार्टर्स में आप सभी ने देखा होगा, ये जो राइवलरी पावर्स हैं वो एक साथ क्या आ जाए, एक साथ आ जाए और उनको मैनेज करें। सो द यूएन वॉज क्रिएटेड टू स्टॉप अनदर ग्लोबल वॉर। यूएन को क्रिएट किया गया था कि जिससे हम क्या कर सके, जो कभी दूसरा यहाँ पर वॉर ना हो उसको हम रोक सकें, बाय अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी इक्वालिटी ऑफ नेशंस, सब्सक्राइबिंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रिस्क्राइब करते हुए ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूएन को हमने क्रिएट किया। ओके, नाउ इसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं आपके वेरियस 5, हमने क्या किया, 5 परमानेंट मेंबर को भी रखा, मेंबर ऑफ सुपर इक्वल ऑल whom were allied power including of course 2 major colonial power, third whose imperial ambitions were not quite buried. ओके, ना उसके बाद हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जब यहाँ पर ब्रेटन वुड्स ने हुआ था आपका न्यू हेमिस्फायर में, तो इन जुलाई 1944, तो हमने उसके तहत क्या किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 1947 में आपका ये स्टैब्लिश होता है। मतलब आपका आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक का अगर पूरा नाम देखें तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट का नाम क्या है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसके तहत यहाँ पर आपका क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 स्टैब्लिश होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आईएमएफ को स्टैब्लिश किया, लेकिन आईएमएफ में आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेनली किसका आ जाता है, यूएस, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएस है, इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें मेनली किसका बोलबाला रहता है, यूरोपियन कंट्रीज का, यूएस का, इनका ज़्यादा यहाँ पर बोलबाला रहता है। तो इसको जो आसियान नेशंस हैं उनको यहाँ पर थोड़ी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका आता है 1995 में। अब देखिए आईएमएफ की बात, इफ वी टॉक अबाउट आईएमएफ, सो आईएमएफ का मेन यहाँ पर मोटिव क्या है कि अगर कोई भी नेशन यहाँ पर कोई क्राइसिस हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, तो उससे यहाँ पर उन्हें बचाना, उन्हें यहाँ पर एडवाइस करना, ये किसका काम होता है आपका, वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का, कि अगर लोन चाहिए किसी नेशन को तो हम आईएमएफ से ले लेते हैं। फिर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो फाइनेंशियल ट्रेड है, आर्किटेक्चर है, इसको शॉर्ट आउट किया गया। यहाँ पर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको हमें शेयर करना था कि जो 1920s में आप और 1930s में पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन और लिबरलाइजेशन जो ग्लोबल ट्रेड था, जो उसमें हमने गलतियां, मिस्टेक्स को हुई थी, उसे हम रिपीट ना करें, इसी के चलते आपका क्या आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है। सो हमने यहाँ पर देखा कि वेरियस हमने ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करें, लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग पावर स्ट्रक्चर, इन ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्रोलिंग पावर है। सो येट द ओल्ड वर्ल्ड क्लंग ऑन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशंस एज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नेंस ऑफ बैंक एंड द फंड। तो यहाँ पर जो उनका गवर्नेंस में अगर हम देखें तो हमें इतना क्लियरिटी नहीं दिखती है। सो द वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज हेडेड बाय एन अमेरिकन सिटीजन। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वो हमेशा एक अमेरिकन सिटीजन या फिर यूरोपियन सिटीजन के द्वारा क्या होता है, हेडेड होता है। जो आईएमएफ के नॉमिनीज होते हैं वो मेनली यहाँ पे यूरोपियंस होते हैं। तो इनके जो मेंबर स्टेट्स ही ऐसे हैं, और टाइम टू टाइम हमने देखा कि कई बार ये जो फंड्स होते हैं उसको भी फ्रोज कर देते हैं। तो करंटली यहाँ पर परसेंटेज देखते हैं वोटिंग राइट्स को, सीएस ब्रिस्क नेशन की बात करते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनका यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2.22
It's Brazil 2.59, 2.63, 6.08 एंड 0.63। यूके का अगर हम कमांड देखते हैं तो यूएस का अलोन का कितना कमांड है आईएफ में, 16.5%। ओके, एंड वो यूके की बात करें तो इट इज 4.03, जर्मनी 5.31 एंड रेस्ट ऑफ द G7 ट्रेंड विल बोर्ड विद द यूएस। और सारी जो अदर यहाँ पर G7 ट्रेंड्स हैं उनका यहाँ पर यूएस के साथ ट्रेंड जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 30% जो अप्रोच की बात कर ली, मेजोरिटी ऑफ द जो वोट्स होते हैं वो कौन हैंडल करता है, आपका यूएस वोट, मतलब कि यूएस हैंडल करता है। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पावरफुल एंटिटी आ जाती है, कौन आ जाती है, आपकी यूएस आ जाती है। सो आईएमएफ मेंटेन ग्लोबल स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑफरिंग एडवाइसेस एंड प्रोवाइड फंड्स टू कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री को प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, सो इसमें आईएमएफ क्या करता है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एडवाइस को ऑफर करता है और फंड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लाइक इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस था तो आपका 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। यहाँ पर जो आईएमएफ होता है वो कहता है कि आपको आपकी इकोनॉमी को क्या करना होगा, ओपन करना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा, आपको आपकी इकॉनमी, यहाँ पर जो आपका मार्केट है उसे ओपन करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, आपको लोन दे सकते हैं। तो फिर हमने ऐसा किया। ओके, सो अभी हमने देखा वेरियस यहाँ पे चार्टर्स, लेकिन ये राइजिंग पावर्स के साथ साथ हमने देखे कि इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी सामने निकल कर आए थे, लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इसका भी जो अप्रोच था वो इक्वल ही था। लाइक फिर 1962 में हमने देखा इंडिया चाइना वॉर होता है, G77 में हमने री अटैम्प्ट किया। फिर हम बात करते हैं लाइक एशिया की तरफ हम आते हैं, तो जैसे ये क्वाड ग्रुपिंग हो गया, जिसमें उनका जो स्पेसिफिकली जो फोकस है वो किस पर है, आपका इंडो पैसिफिक रीजन पर है, क्वाड का। इसी के चलते चाइना का आपका जो आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि एक तरीके से कंसीव कर रहा है वर्ल्ड बैंक की तरह, चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड बैंक को। तो मतलब हम अपना एक अलग से बैंक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक लेकर आ रहे हैं, ये आपका ब्रिक्स के अंडर आ जाता है। तो मेनली इसमें हमारा मोटिव ये है कि जो आसियान नेशंस को प्रॉब्लम होती है फंड को रेज करने में या फंड लोन लेने में, वो सारी चीज़ें ना हो, इसलिए यहाँ पे आसियान द्वारा लेड आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, सो बट इफेक्टिवली द यूएस वीटो एट द बैंक इज रिप्लेस्ड विद बीजिंग्स होल्ड over the AIIB and not everyone is signing up. Despite challenge, UN-led system is still the default option. तो यहाँ पर जो एक UN-led system है अभी भी क्या है, एक हमारे लिए डिफॉल्ट ऑप्शन है। ग्लोबल इवेंट्स में आप देख ही रहे हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े और यूएन जैसी चीज़ें हैं, यूएनएससी है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल हमने यहाँ पर देखा कि आपका वॉर कंटिन्यू है। कोविड के टाइम पर यहाँ पर जो शटडाउन हुआ था, लोगों को यहाँ पर जो वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों को शेयर करना पड़ रहा था, लेकिन हमने देखा कहीं ना कहीं तो अच्छे काम हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ जैसे कि हम वॉर जैसी जो सिक्योरिटी है उसको हम अभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस है एक तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस आर्टिकल में इतना ही है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है एक तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम इसे अलग अलग एजेस से देखें तो ये क्या हो रहा है, आपका हमें सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई साइंस नीड सस्टेनेबल फंडिंग। अब इसमें देखिए आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे। ओके, सो इंडिया में हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का हमारा थीम क्या है, सो यू हैव टू रिमेंबर द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे इज साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस साल का हमारा थीम है कि साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए हम दूसरी कंट्रीज की, हमारा जो टारगेट ये है, इंडिया की जो जर्नी इस टाइम पर चल रही है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसमें हमारा टारगेट ये है कि बाय 2047 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, सो हमारा टारगेट ये है कि 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमारी जर्नी यही है। बट हमें यहाँ पर सस्टेनेबल मीन्स का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं सारी चीज़ें, बट वी हैव टू बी हमारा जो प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें सस्टेनेबल मीन्स का होना चाहिए। ओके, लाइक हमारे जो कमिटमेंट्स होने चाहिए, हम जो चीज़ें यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें पेरिस एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फोरा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो
फॉरा की बात करते हैं हम, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने चाहिए, क्लीन एनर्जी की वी टॉक अबाउट क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड इन आवर development. Okay, so the role of science in driving sustainable development doesn't need emphasis, but any conversation on science is incomplete without setting one key expectation. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हमें कोई भी रिसर्च करनी होती है ना, डिगिंग करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, सो फॉर दैट वी नीड फंड. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने अभी यही आ रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर हम जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं इन इंडिया, करंटली द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 0.64%. इंडिया का अगर हम पूरा जीडीपी में रिसर्च साइंस एंड रिसर्च का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट जीडीपी का आता है? ओनली 0.64%. अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो दे स्पेंड 2% टू 3%. 4% यहाँ पर किसमें अपनी जीडीपी का 4%, 2%, 3% वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं. बट इंडिया में क्या है? इतना ज़्यादा नहीं है. सो इस आर्टिकल में मिली यही कहा जा रहा है कि हमें गवर्नमेंट को क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करनी होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक प्रॉपर रिसर्च हो सकती है, प्रॉपर एक रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? साइंस की तरफ, साइंस की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा डेवलपमेंट होगा इट वुड बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सो मोर डेवलप्ड कंट्रीज की विल टॉक अबाउट लाइक 2% टू 4%. उनका ये नॉर्मल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2% 4% स्पेंड करना. इट इज़ वेरी नॉर्मल टू दैम. इन 2021 मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ऑन एवरेज स्पेंड 2.7%. तो यहाँ पर हम OECD मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर 2.7% स्पेंडिंग होती है. यूएस यूके की बात करते हैं तो यूके यूएस में 2% से ज़्यादा वो क्या करते हैं? यहाँ पे अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर स्पेंड करते हैं. सो इंडिया में 1% भी नहीं है. इंडिया यहाँ पर 1% भी नहीं. अगर हम 1% भी स्पेंड करने लगे तो सोचिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है. सो हाउ कैन इंडिया इंप्रूव इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग? इंडिया कैसे यहाँ पर अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग उसको इंप्रूव कर सकता है? सो साइंस रिक्वायर कंसिस्टेंट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट टू बियर फ्रूट. साइंस को यहाँ पर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर द डिमांड टू स्पेंड एटलीस्ट 3% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनुअली अंटिल 2047. अगर हमें 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आगे आना है तो हमें क्या करना? उसमें हमारी जीडीपी का 3% हमें स्पेंड करना होगा. सो एंड बियॉन्ड द करंट स्पेंडिंग being inadequate, its primary dependence on public money signals an immature financing system and weak domestic market. तो यहाँ पर जो भी हम स्पेंडिंग नहीं करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पब्लिक मनी को एक सिग्नल कर रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है और डोमेस्टिक मार्केट है इट इज़ वेरी इमेच्योर एंड वीक. ओके, सो हाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट यूटिलाइज? यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट का जो बजट है वो कैसे यूटिलाइज होता है, इस पर भी थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी हम बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, वॉज मेन टू सॉल्व. यहाँ पर हमने क्या किया था? अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, जिसका यहाँ पर मेन मोटिव ये था कि जो फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा रिसर्च में, इसके लिए हमने 2000 करोड़ रुपीस एनुअल बजट गवर्नमेंट ने एम्बार्क किया था. लेकिन सिर्फ इस बजट से 258 करोड़ रुपीस ही क्या हो पाए? आपका रिवाइज हो पाए. 7200 जो करोड़ रुपीस थे, जो रिमेनिंग बजट था फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ये भी अभी कैसे यहाँ पर रेज होगा ये अभी पूरा क्लैरिफाई नहीं है. ओके, सो इसमें ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अभी हम देखेंगे. दस देयर इज अ परसीव्ड नीड टू डिटरमाइन द ओवरऑल क्वांटम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग एंड इट्स प्राइमरी सोर्स गिवन India's ambitions to be a developed country by 2047. तो अगर हम इस तरीके से काम करते रहेंगे तो हमारा जो एम्बिशन है बाय 2047 तक उसे यहाँ पर क्या करना, डेवलप्ड कंट्री का जो हमारा टारगेट उसे अचीव करना, तो इसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा तो हमें यहाँ पर जो हमारा बजट है उसे प्रॉपरली यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर सबका, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो इनको यहाँ पर इनका जो एलोकेशन है उसे यहाँ पे प्रॉपरली स्पेंड करना होगा कि आपको इतना एलोकेट किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, हमारा जो आउटकम होगा वो भी अच्छा यहाँ पर निकल कर आएगा. तो हम एक सस्टेनेबल फंडिंग कर सकते हैं. सो फाइनली इंडिया ऑल्सो नीड्स अ ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी. देखिए फंडिंग के साथ साथ इंडिया को क्या चाहिए? एक ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी की भी जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकें,
जो कि साइंस प्रोजेक्ट से उसको इवेल्यूएट कर सके आफ्टर एलोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई XYZ प्रोजेक्ट को अनाउंस किया कि हम ये XYZ प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये XYZ प्रोजेक्ट हुआ, हमने यहाँ पर पूरा एलोकेशन कर दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी, ठीक है, फंड का यहाँ पर पूरा एलोकेशन हो गया। ओके, नाउ इसमें अब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें मतलब कि जो हमने एलोकेशन किया है तो उसमें हम इवॉल्व करेंगे प्रोजेक्ट में जो हमने फंडिंग दी है उसका सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो building such capacity is prerequisite for India becoming a science power by 2047। तो अगर हम इस तरीके की कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं so India will become a science power by 2047। So this National Science Day, as we celebrate science for sustainable development, let's also remember that we need sustainable funding for science। तो हमें यहाँ पर साइंस डे में यहाँ पर याद रखना होगा, हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सस्टेनेबल साइंस को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें एक सस्टेनेबल फंडिंग फॉर साइंस की भी क्या है, जरूरत है। ओके, so I hope this article is clear to you। Okay, so the next article is months after peace pact with UNLF, मणिपुर sees rise in extortion cases। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मणिपुर में आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर पीस एग्रीमेंट को साइन किया था, है ना। बट स्टिल यहाँ पर हमने देखा कि मणिपुर में अभी भी जो एक्सटोर्शन के केसेस हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ डेजिग्नेटेड कैंप, आर्म्ड मेंबर्स ऑफ द वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप आर लिविंग इन देयर होम्स और इन अदर सिविलियन एरियाज। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो नॉट नॉमिनेटेड अ सिक्योरिटी एजेंसी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द इंसर्जेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी कोई हम कह सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसी को भी नॉमिनेट नहीं किया है जिससे कि हमारा जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसको ट्रैक कर सके, सारी चीज़ें कर सके। बट स्टिल अभी हम फर्दर देखते हैं इसमें हमारे सामने क्या निकल कर आता है। सो आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion।